नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आप सभी का। प्रिय विद्यार्थियों, हमने पिछली कक्षा में जो बिंदु जहां पर छोड़ा था, आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के बिंदु के बारे में चर्चा करने वाले हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज का जो हमारा बिंदु होगा वो है भाषा की विशेषताएं। यानी हमने पिछली कक्षा में भाषा की परिभाषा के बारे में चर्चा की थी, भाषा के प्रकार के बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम भाषा की विशेषताएं देखेंगे। और सबसे पहला जो हमारा बिंदु है, भाषा एक अर्जित संपत्ति है। यानी भाषा है जो एक अर्जित संपत्ति है, हमें ग्रहण करनी पड़ती है, हमें सीखनी पड़ती है। ऐसा नहीं है साथियों कि भाषा हमें कहीं रेडीमेड मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। भाषा को हम खुद सीखेंगे, भाषा अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है। इसके बाद में जो दूसरा बिंदु है वो है भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है। यानी भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है जो हमें समाज से सीखनी पड़ती है, समाज में आदान प्रदान के माध्यम से सीखी जाती है। इसके बाद हम तीसरे बिंदु के बारे में चर्चा करें तो भाषा का अंतिम स्वरूप नहीं होता। भाषा का अंतिम स्वरूप नहीं होता। अंतिम स्वरूप से मतलब है कि जैसे ऐसा नहीं होता कि हमारे पास भाषा है और हम कहीं किसी दूसरे शहर में गए और वहां देखे कि ये मेरे पास तो भाषा ही नहीं है। ऐसा नहीं है प्रिय विद्यार्थियों, भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता। इसके बाद में हम चर्चा करें तो अगला बिंदु है भाषा का स्वरूप कठिन से सरल की ओर होता है। भाषा का जो स्वरूप होता है वो पहले कठिन होता है, उसके बाद जैसे जैसे हम धीरे धीरे उसके नजदीक जाएंगे, अभ्यास करते चलेंगे तो भाषा अपने आप ही कठिन से क्या बनती जाएगी, सरल बनती जाएगी। इसके बाद हम अगला बिंदु देखें तो अगला बिंदु है भाषा का मानक स्वरूप होता है। ये मानक स्वरूप क्या होता है, कोई बताएगा आप में से? ये मानक स्वरूप क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों? देखो, भाषा का मानक स्वरूप होता है तो ये मानक स्वरूप क्या होता है कि प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है, या मैं कहूं प्रत्येक भाषा का अपना एक क्या होता है, व्याकरण होता है। जैसे हम बात करें हिंदी भाषा की, हम बात कर रहे हैं हिंदी भाषा की, तो हिंदी भाषा की जो लिपि है वो है देवनागरी। कौन सी नागरी है? देवनागरी। हिंदी भाषा की जो लिपि है प्रिय विद्यार्थियों वो देवनागरी लिपि है। मैं कहूं देवनागरी जो लिपि है उसकी कुछ विशेषताएं भी है। देखो, यह बाएं से दाएं लिखी जाती है, यह बाएं से दाएं लिखी जाती है। कौन सी लिपि? देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। जैसे हम कुछ लिखना प्रारंभ करेंगे, जैसे मानो इधर से प्रारंभ किया, इधर यहां तक जाएंगे, इसके बाद में यहां अगर पंक्ति पूरी होती है तो फिर हम फिर बाएं आएंगे और फिर बाएं से दाएं चलेंगे। ऐसा नहीं है कि यहां से यहां तक और फिर इधर से इधर, इधर से इधर। ये देवनागरी लिपि की विशेषता नहीं है। देवनागरी की लिपि की जो विशेषता है साथियों वो है ये बाएं से दाएं लिखी जाती है। इसमें प्रत्येक अक्षर की बनावट समान होती है, या मैं कहूं बराबर होती है। कौन सी लिपि में? देवनागरी लिपि में। जैसे मैं रा लिखूंगा तो मैं भी मुझे इसके बराबर ही लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि रा बड़ा और मैं छोटा। ये देवनागरी लिपि की विशेषता नहीं है। देवनागरी लिपि की जो विशेषता है इसमें प्रत्येक अक्षर की जो बनावट होती है वो समान या बराबर होती है। इसके बाद में अगली विशेषता की बात करें तो ये जैसे बोली जाती है वैसे ही लिखी जाती है। कौन सी लिपि? देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि में हम जैसा उच्चारण करेंगे वैसा ही लेखन होगा। जैसे हम रा बोलेंगे तो राई लिखेंगे, मैं का उच्चारण करेंगे तो मई लेखन में आएगा। ऐसा नहीं है जैसे देखो मैंने CUT कट लिखा, इसमें यू का उच्चारण ए हो रहा है। अगर मैं PUT लिखूं तो यहां प्रिय विद्यार्थियों इसका उच्चारण उ हो रहा है। कट और पुट, यानी देखो दोनों जगह यू का उच्चारण अलग अलग हो रहा है, लेकिन ऐसा हमारी देवनागरी लिपि में नहीं है। ये तो अंग्रेजी की लिपि है, रोमन लिपि की बात है, लेकिन ऐसा हमारी देवनागरी लिपि में नहीं है। देवनागरी लिपि जैसे बोली जाती है वैसे ही लिखी जाती है। प्रत्येक अक्षर की बनावट समान होती है और इसके बाद में बाएं से दाएं लिखी जाती है। आगे हम बात करें तो प्रिय विद्यार्थी देवनागरी जो लिपि है इसका विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। कौन सी लिपि से हुआ? ब्राह्मी लिपि से हुआ है। मैंने कहा कि मानक स्वरूप होता है, यानी प्रत्येक लिपि की प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। और लिपि की बात करें तो हमारी देवनागरी लिपि है हिंदी भाषा की, जिसका विकास भी ब्राह्मी लिपि से हुआ है। इसके बाद में प्रत्येक भाषा का अपना क्या होता है? व्याकरण होता है। प्रत्येक भाषा का क्या होता है? व्याकरण होता है। जैसे संस्कृत भाषा है इसका भी अपना व्याकरण है, उर्दू भाषा है इसका भी अपना व्याकरण है, पंजाबी है इसका भी अपना व्याकरण है। इसी प्रकार हिंदी भी एक भाषा है जिसका भी अपना क्या है? एक व्याकरण है। ये व्याकरण क्या होता है?
ये व्याकरण क्या होता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये व्याकरण जो होता है, देखो मैंने लिखा व्याकरण, क्या लिखा, व्याकरण। ये व्याकरण प्रत्येक जो भाषा होती है उसका अपना मानक स्वरूप होता है। मानक से मतलब हमने देखा कि प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है और प्रत्येक भाषा का अपना व्याकरण होता है। जैसे हम हिंदी भाषा के व्याकरण की बात करें तो प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले ये व्याकरण शब्द है, इसकी उत्पत्ति की बात करें तो ये व्याकरण शब्द वी प्लस आ, तो इसमें क्या है, उपसर्ग है, और संस्कृत की किरी धातु और इसमें एक प्रत्यय चलता है, लुट प्रत्यय, इनसे मिलकर इस व्याकरण शब्द की उत्पत्ति हुई है। अब ये व्याकरण शब्द की उत्पत्ति इन सब से मिलकर हुई है, जिसमें दो तो उपसर्ग है, क्रिया धातु है, और प्रत्यय की बात करें तो लिट प्रत्यय है। अब ये व्याकरण क्या होता है, व्याकरण क्या होता है, व्याकरण एक प्रिय विद्यार्थी मैं कहूं पुस्तक है। क्या है, एक पुस्तक, जिसको हम शास्त्र भी कह सकते हैं, जिसको हम ग्रंथ भी कह सकते हैं, जिसको हम विद्या भी कह सकते हैं, जिसको हम किताब भी कह सकते हैं। यहां मैं परिभाषा में शास्त्र प्रयोग में लेने वाला हूं, शास्त्र का प्रयोग लूंगा मैं। तो देखो परिभाषा बनाएंगे कि वह शास्त्र जिसके माध्यम से किसी भाषा को शुद्ध रूप से सुनना, शुद्ध रूप से बोलना, शुद्ध रूप से पढ़ना और शुद्ध रूप से लिखना सीखा जाता है, उसे व्याकरण शास्त्र कहते हैं। कौन सा शास्त्र कहते हैं, व्याकरण शास्त्र कहते हैं। जैसे शुद्ध रूप से सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना सीखा जाता है, उसे व्याकरण शास्त्र कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, ये भाषाई कौशल होते हैं, ये चार भाषाई कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। यहाँ से भी हमारे प्रश्न की बात करें, हमारे पाठ्यक्रम में यहाँ से भी भाषाई कौशल वाला भी बिंदु जोड़ा गया है, जिसमें हो सकता है प्रश्न आ जाए कि निम्नलिखित में भाषाई कौशल का व्यवस्थित क्रम है। तो सबसे पहले सुनना, उसके बाद में बोलना, इसके बाद पढ़ना और इसके बाद में लिखना। लेकिन कुछ जो भाषा शास्त्री होते हैं उन्होंने क्या कहा है कि इनका क्रम अलग है। जैसे मारिया मोंटेसरी की बात करें तो वो सबसे पहले सुनना, बोलना तो ठीक है यहाँ तक तो, लेकिन उसके बाद में लिखना को पहले और पढ़ना को बाद में मानती है। लेकिन इनकी बातें हम करेंगे जब शिक्षण विधियों में भाषाई कौशल पढ़ेंगे, तब इनके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो देखो सबसे पहले जो व्याकरण शास्त्र है, इसकी सबसे छोटी इकाई, लघुतम इकाई वर्ण होती है। क्या होती है, वर्ण होती है। या मैं आपसे कहूं कि भाषा के अंग 3 होते हैं। भाषा के अंग कितने होते हैं, 3 अंग होते हैं भाषा के। एक तो वर्ण, एक होता है शब्द और एक होता है साथियों वाक्य। भाषा के कितने अंग होते हैं, 3, शब्द, वाक्य, वर्ण, शब्द और वाक्य। इसमें देखो व्याकरण की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो भी वर्ण होती है। हम भाषा की कहें चाहे व्याकरण की कहें, सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ण होती है। अब ये वर्ण क्या होते हैं, ये वर्ण क्या होते हैं, तो देखो सबसे पहले हम ध्वनि की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, ध्वनि की बात करते हैं। ये ध्वनि कहाँ से आई कि जब शिव भगवान माता पार्वती शिव जी से रूठ कर चली जाती है तो शिव जी अपना वाद्य यंत्र बजाते हैं, और वाद्य यंत्र से जो ध्वनि निकलती है, जैसे हम बजाते हैं ना डम 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 डम, तो ये वाद्य यंत्र से जो ध्वनि निकली उसका प्रयोग वहां से, कहां से हुआ, वाद्य यंत्र से। और जो ध्वनि यानी मौखिक भाषा की जो लघुतम इकाई, देखो मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई तो ध्वनि होती है। हम लिखित भाषा की बात करें तो सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ण होती है। इसके बाद में देखो अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है क्या, शब्द होती है। क्या होती है, शब्द होती है। इसके बाद में देखें भाव या भावार्थ के आधार पर, भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वाक्य। क्या होती है, वाक्य। या मैं कहूँ भाषा का सबसे छोटा अंग होता है वर्ण और भाषा का सबसे बड़ा अंग होता है वाक्य। क्या होता है, वाक्य। इसके बाद में देखो वर्ण क्या होते हैं। वर्ण की परिभाषा क्या होती है कि मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है, और ध्वनि का लिखित रूप ही क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। या हम परिभाषा बनाएं कि मुंह से उच्चारित होने वाली वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते, उन्हें वर्ण कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। और प्रिय विद्यार्थियों,
लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या, लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या, लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या 56 होती है। कितना होती है? 56। और मूल रूप से वर्णों की संख्या, मूल रूप से वर्णों की संख्या, मूल रूप से वर्णों की संख्या 52 होती है। कितना होती है? 52। हम कहें हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी में वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52 होती है। मुख्य रूप से जो वर्ण होते हैं, मुख्य रूप से जो वर्ण होते हैं वो 44 होते हैं। इसके बाद में हम बात करें मूल भाषा की, संस्कृत की, तो संस्कृत भाषा में वर्णों की संख्या जो मानी जाती है 63 या 64। कितनी मानी जाती है? 63 या 64। फिर इसके बाद में हम वर्णों को 2 भागों में बांटते हैं। वर्णों को कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में बांटते हैं। एक बार देखेंगे, हमने देखा कि व्याकरण शास्त्र की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो वर्ण होती है। और फिर हम वर्णों को 2 भागों में बांटते हैं। वर्णों को 2 भागों में बांटते हैं, एक तो स्वर और एक होते हैं हमारे व्यंजन। स्वर और व्यंजन किसके 2 रूप है? किसके 2 रूप है वर्णों के? कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। अब ये स्वर क्या होते हैं? स्वर क्या होते हैं बताएगा कोई आप में से? बताएगा कोई? स्वर क्या होते हैं? देखो, स्वर वो होंगे कि स्वतंत्र रूप से उच्चारित होंगे। स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाले वर्णों को स्वर कहते हैं। यानी स्वरों का जो हम उच्चारण करेंगे, प्रयोग करेंगे, तो हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल ये अपने आप ही, यानी बिना किसी बाधा के, बिना किसी की सहायता के ये उच्चारित हो जाते हैं, तो उन्हें हम स्वर कह देते हैं। और हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11 होती है। कितने होती है? 11। अभी 11 कौन कौन से होते हैं? ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ये हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11 होती है। और 11 हमने लिखा ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ये 11 स्वर होते हैं। फिर इन 11 स्वरों को भी हम 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? 2 भागों में। एक बात करें 1 नंबर की, तो मूल स्वर। कौन से स्वर? मूल स्वर। मूल स्वर का एक दूसरा नाम होता है लघु स्वर। लघु का एक दूसरा नाम होता है एकमात्रिक स्वर। इन्हें हम एकमात्रिक के अलावा हर्ष स्वर भी कह सकते हैं। कौन से स्वर? हर्ष स्वर। ये कौन कौन से होते हैं? मूल का हो, चाहे लघु का हो, चाहे एकमात्रिक का हो, चाहे हर्ष का हो, ये 4 होते हैं। ए, लघु ई, लघु उ और री। ए, ई, उ, री। संख्या की बात करें तो प्रिय विद्यार्थियों, इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। इसके बाद में हम देखें तो नंबर 2 पे देखो, दीर्घ स्वर। दीर्घ का दूसरा नाम है गुरु स्वर। और इसी को तीसरा नाम देते हैं, जैसे ये एक मात्रिक है तो ये द्विमात्रिक। कौन से मात्रिक? द्विमात्रिक। और द्विमात्रिक में बच गए कितने? 7 हमारे, जैसे आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, आई, ओ, औ। इन 7 स्वरों को हम दीर्घ, गुरु या द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। इसके बाद में भी प्रिय विद्यार्थियों, इन 11 स्वरों को हमने 2 भागों में बांटा, लेकिन इनके यहां से भी प्रश्न अगर नहीं बनता तो इनका अलग अलग नामों से और भी वर्गीकरण होता है। एक बार हम वो भी देखेंगे कि जैसे ये दीर्घ है तो मूल रूप से हम दीर्घ 2 को ही मानते हैं। एक बार देखना, मैं इधर लिखता हूं। जैसे मूल रूप से दीर्घ जो होते हैं ये 3 को ही माना जाता है, आ, ई और उ। जैसे हम दीर्घ स्वर संधि पढ़ते हैं ना, तो केवल इन 3 का ही दीर्घ बनता है। इन 3 का ही दीर्घ बनता है, इसलिए इनको मूल रूप से दीर्घ 3 को ही मानते हैं। और इसका निर्माण देखो, ए और ए से मिलकर हुआ, इसका निर्माण ई और ई से मिलकर हुआ, इसका निर्माण उ और उ से मिलकर हुआ। देखो, एक ही वर्ग के 2 स्वरों से मिलकर इनका निर्माण हुआ है, तो इनको सजातीय स्वर भी कह देते हैं। दूसरा नाम बोलो इनका, सजातीय स्वर। कौन से स्वर? सजातीय स्वर। और एक होते हैं विजातीय। ये सजातीय और विजातीय कौन से होंगे? ए, आई, ओ, औ। इन 4 को
विजातीय स्वर भी कहते हैं। अब ये विजातीय क्यों कहते हैं? देखो, ए का निर्माण होता है ए प्लस ए ई से, आई का बोलो ए प्लस ए से, औ का बोलो ए प्लस ए उ से, और औ का निर्माण होता है ए प्लस ए ओ से। इनसे मिलकर इनका निर्माण हुआ। ये दोनों अलग अलग वर्ग के स्वर हैं और इनका अलग अलग स्वरों के वर्ग के स्वरों से मिलकर इनका निर्माण हुआ, इसलिए इनको विजातीय स्वर कहते हैं। और इनका दूसरा नाम है प्रिय विद्यार्थियों संयुक्त स्वर। कैसे स्वर है? संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर पूछे चाहे विजातीय स्वर पूछे, कौन कौन से करेंगे? ए आई ओ औ। और संख्या की बात करें तो कितने? 4। कई बार क्या होता है कि यहाँ से विजातीय संयुक्त ना पूछकर इनका निर्माण पूछ लेता है। जैसे ए का निर्माण हुआ ए और ई के मिलने से, आई का निर्माण हुआ ए प्लस ए के मिलने से। ऐसे हमारे 4 में से किसी का भी एक निर्माण पूछे तो उसकी पहचान हम अच्छे से कर लेंगे ना। हाँ, इसके बाद में देखो अयोग वाहे ध्वनियां होती है। कौन सी होती है? यहां लिखता हूं अयोग वाहे ध्वनियां। अयोग वाहे ध्वनियां। अयोग वाहे ध्वनियां होती है अंग और अह। इन दो को हम अयोग वाहे ध्वनियां कहते हैं। इसके बाद में प्रिय विद्यार्थियों एक हमारे पास आता है प्लुत स्वर। यहां लिखता हूं, देखो प्लुत स्वर। ये प्लुत स्वर क्या होते हैं कि जिन स्वरों का उच्चारण करने पर, प्लुत स्वर होते हैं कि जिन स्वरों का उच्चारण करने पर 3 मात्राओं का समय लगे, 3 मात्राओं का समय लगे, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। और प्लुत स्वर को दर्शाने के लिए 3 अंक इस वर्णों के साथ में लगाया जाता है। जैसे हमने लिखा ओम, ओम लिखा तो ये ओम है, इसका उच्चारण करने में हमें 3 मात्राओं का समय लगेगा तो इसको प्लुत बोलते हैं। जैसे हम कहें किसी दूर खड़े व्यक्ति को आवाज लगाने में हम तिगुना समय का प्रयोग करते हैं तो वहां भी प्लुत माना जाता है। इसके बाद में प्रिय विद्यार्थियों जो बादलों की गर्जना होती है, ये जो कुएं में, खाली कुएं में जो गूंज होती है, ये भी प्लुत स्वर का उदाहरण माना जाता है। इसके बाद में हम चर्चा करेंगे व्यंजनों की। ये व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन क्या होते हैं एक बार देखेंगे यहां तक। जैसे हमने स्वर की परिभाषा क्या देखी कि स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाले वर्णों को तो क्या कह रहे हैं? हम स्वर कह रहे हैं। यहाँ व्यंजन किसे कहेंगे कि स्वरों की सहायता से, किसकी सहायता से? स्वरों की सहायता से, स्वरों की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं। यानी व्यंजनों को उच्चारण करने के लिए या व्यंजनों का उच्चारण करने के लिए हमें सहायता लेनी पड़ती है किनकी? स्वरों की। किनकी लेनी पड़ती है? स्वरों की। ये स्वरों की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं। और हिंदी भाषा में जो मुख्य व्यंजन होते हैं कितने? 33 होते हैं। कुल व्यंजनों की बात करें तो प्रिय विद्यार्थियों 37 होते हैं। कितने होते हैं? 37, जिनमें मुख्य कितने? 33 और कुल कितने? 37। ये व्यंजन होते हैं जिनको हम स्वरों की सहायता के बिना लिख तो सकते हैं लेकिन इनका उच्चारण नहीं कर सकते। जैसे देखो मैंने कै व्यंजन लिखा, अब कै व्यंजन लिखने में मुझे अलग से स्वर लिखना पड़ा क्या? नहीं लिखना पड़ा। लेकिन हम कै का उच्चारण करेंगे तो साथ में हमें स्वरों की भी सहायता लेनी पड़ेगी, स्वर का भी उच्चारण करना पड़ेगा। जैसे बोल के देखिए कै, तो कै में हमें ए का उच्चारण भी करना पड़ रहा है। तो स्वरों व्यंजनों को हम स्वरों की सहायता के बिना लिख तो सकते हैं लेकिन इनका उच्चारण नहीं कर सकते। इसके बाद में देखो हम व्यंजनों का कुछ वर्गीकरण भी पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले हम स्पर्श व्यंजन देखते हैं। कौन से व्यंजन? स्पर्श व्यंजन। ये स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? यानी जिन व्यंजनों का उच्चारण करने पर जो प्राण वायु है, श्वास वायु है, ये हमारे मुख के जो अंग हैं, इसको किसी ना किसी भाग को स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है तो उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन कैसे लेकर मैं तक होते हैं, जिनकी संख्या की बात करें तो साथियों 25 होते हैं। कई बार परीक्षा में सीधा सीधा स्पर्श व्यंजनों की संख्या ही पूछ ली जाती है। कितने? 25। इसके बाद में होते हैं अंतस्थ व्यंजन। कौन से व्यंजन? अंतस्थ व्यंजन। और अंतस्थ व्यंजन होते हैं य, रे, ले, व। संख्या बोलो 4। इसके बाद में होता है उष्म व्यंजन। कौन से व्यंजन?
उष्म व्यंजन। अभी उष्म व्यंजन क्या होते हैं? जिन व्यंजनों का उच्चारण करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, या मैं कहूं उच्चारण में जो श्वास वायु या हवा जो निकलेगी मुंह से वो गर्म निकलेगी, उसमें गर्म निकलेगी, यानी उसमें यानी गर्म निकलेगी, उन्हें उष्म व्यंजन कहते हैं। और उष्म व्यंजनों के अंतर्गत से और है आते हैं। ये से होता है तालव्य। कौन सा से? तालव्य। ये होता है मूर्धन्य। कौन सा से? मूर्धन्य। और ये होता है साथियों दंत्य से। कौन सा से? दंत्य से। इसके बाद में देखो हम बात करें तो अगला भेद है उत्क्षिप्त, इसका दूसरा नाम है प्रताड़ित, तीसरा नाम कह सकते हैं ताड़नजात, इनका चौथा नाम होता है फेंके हुए प्रतीत होने वाले व्यंजन। और ये दो होते हैं ड और ढ। इनके नीचे नुक्ता चिन्ह आएगा, ढ और ढ। इसके बाद में अगला जो होता है वो होता है लुंठित, इसका दूसरा नाम है प्रकंपित, तीसरा नाम है लटके हुए प्रतीत होने वाले व्यंजन। और ये होता है प्रिय विद्यार्थियों रे। अकेला कौन सा आएगा? रे। रे का उच्चारण करेंगे तो हमारी जीव्या में कंपन होता है, ऐसा लगता है कि ये व्यंजन हमारी जीव्या के कहीं आसपास इधर उधर लटका हुआ है, तो इसके उच्चारण में कंपन प्रतीत होता है। इसके बाद में अगला भेद देखें तो होता है पार्श्विक व्यंजन। कौन से व्यंजन? पार्श्विक व्यंजन। और पार्श्विक में आता है लय। पार्श्व का मतलब होता है साथियों बगल। पार्श्व का मतलब होता है बगल, यानी जिन व्यंजनों का उच्चारण करने पर जो श्वास वायु है जो जीव्या के दोनों बगलों से, दोनों साइडों से निकल जाती है, उसे हम पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। और पार्श्विक व्यंजन माना जाता है कौन सा? लय। इसके बाद में देखो संयुक्त व्यंजन। कौन से व्यंजन? संयुक्त व्यंजन। यहां लिखता हूं 7वें नंबर पे है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं देखो एक बार। संयुक्त व्यंजन होते हैं, संयुक्त व्यंजन क्षय त्रय गे, क्षय त्रय गे श्रय, इन चार को हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। देखो क्षय का निर्माण होता है आधा तो कै और पूरा से। अगर से को भी आधा करेंगे तो आगे क्या निकलेगा? ए। इसी प्रकार त्रय का निर्माण आधा तय पूरा रे, और रे को भी आधा करेंगे तो ए। इसी प्रकार गे का निर्माण होता है आधा जय पूरा ये, और ये को भी आधा करेंगे तो ए। इसी प्रकार प्रिय विद्यार्थियों श्रय का निर्माण होता है, इसमें आधा तो से है पूरा रे, और रे को भी आधा करेंगे तो क्या निकलेगा? ए। ये है हमारे संयुक्त व्यंजन। कई बार संयुक्त व्यंजनों की संख्या पूछ ली जाती है, तो कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन से होते हैं? क्षय त्रय गे श्रय। इनके निर्माण से भी प्रश्न बनता है कि जैसे अधिकांशतः गे का निर्माण पूछा जाता है कि आधा जय और ऐसे मिलकर हुआ है। इसी प्रकार हो सकता है किसी का भी पूछ ले, तो इसका निर्माण का जो सही क्रम है वो पता कर लेंगे, क्या कर लेंगे। इसके बाद में देखो प्रिय विद्यार्थियों, हम व्यंजनों का और स्वरों का दोनों का मिला जुला रूप पढ़ेंगे, इनका मिला जुला वर्गीकरण करेंगे। कुल मिला के इनको हम वर्ण कहेंगे। जैसे स्वर और व्यंजन दोनों मिलकर क्या होंगे? वर्ण। तो हम वर्णों का वर्गीकरण पढ़ेंगे, वर्णों का वर्गीकरण पढ़ेंगे, इनकी चर्चा करेंगे हम कुछ देर बाद में। यहाँ तक के लिए आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हमारा मुख्य उद्देश्य होगा साथियों कि बिल्कुल कम समय में अधिक से अधिक हमारे बिंदु को विस्तार पूर्वक समझने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, बाकी चर्चा करेंगे अगले एपिसोड में।